हेलो, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान विधियां के अंतर्गत प्रयोगात्मक चरों और प्रयोग के बारे में जो है समझने वाले हैं। ये वीडियो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं प्रयोगात्मक चरों के बारे में। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा, जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में हमने समझ लिया है। अब इस अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में कुछ शब्द जिससे प्रयोगात्मक चर और प्रयोग, इन दोनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक चर अर्थात वे चर जिन पर हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चर के बारे में हमने समझा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इन प्रयोगात्मक चरों के बारे में और इन प्रयोगात्मक चरों का प्रयोग हम अपने अनुसंधान में किस तरह से करते हैं, अनुसंधान में इनका क्या प्रकार हैं, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, वो हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो अब आइए हम समझते हैं कि प्रयोगात्मक चर क्या होते हैं। तो हमारा जो प्रयोगात्मक चर है वो प्रयोगात्मक जो विधि है वो किस पर आधारित है, तो प्रयोगात्मक चरों पर ही आधारित है, क्योंकि इन्हीं चरों का परीक्षण करते हैं। कुछ चरों का परीक्षण किया जाता है और उन चरों में से कुछ चर ऐसे हैं जिनका नियंत्रण किया जाता है। एक चर का दूसरे चर पर प्रभावों का अध्ययन हम प्रयोगात्मक अनुसंधान में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कार्य कारण प्रभाव संबंधों को ज्ञात करना, विभिन्न चरों का प्रभाव देखना ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक चर का दूसरे चर पर या दोनों का परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इन्हीं प्रभावों का अध्ययन जो है मुख्य उद्देश्य है किसका? प्रयोगात्मक अनुसंधान का। तो क्या है चर? क्या है चर की अगर देखें तो चर ऐसी दशाएं, परिस्थितियां, विशेषताएं या गुण, समझ आ गया ना? ऐसी दशाएं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विशेषताएं अथवा कोई गुण जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता या प्रयोगकर्ता मापता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चर वे हैं जिनका मापन किया जा सकता है। अपने अनुसंधान में जिनको प्रयोगकर्ता क्या करता है? मापता है। वे दशाएं, परिस्थितियां, विशेषताएं या कोई गुण मापता है, साथ ही या नियंत्रित करता है या संचालित करता है। वही बात यहाँ पर कही गई कि चर या तो मापा जाएगा या नियंत्रित किया जाएगा या उन्हें संचालित किया जाएगा, वो कहलाएंगे चर। ठीक है ना। चर क्या होते हैं? यही कर्लिंगर कहते हैं कि चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। अर्थात चर गुण है। चर क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी चीज का गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं और जिसका मूल्य होता है उसको मापा जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई कि चर जो है मापन योग्य मूल्य है और ये प्रत्येक वस्तु के गुण होते हैं जिन्हें चर कहा जाएगा। ठीक है। तो चर की बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अनुसंधान में कितने प्रकार के चर जो है वो उपयोग में आते हैं, उन चरों को हम क्या कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये समझते हैं। तो यहाँ पर चरों के प्रकार उनकी भूमिकाओं पर निर्भर करते हैं। अर्थात अनुसंधान में चरों की क्या भूमिका है, किस तरह से वो अनुसंधान में प्रयोग किए जा रहे हैं, किस भूमिका में वो है, उसी आधार पर हम चरों को निम्नलिखित प्रकार से जो है बांट सकते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण चर जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कहा जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका नाम ही है स्वतंत्र, यानी कि यह इस चर पर किसी का जो है, किसी का इस चर के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। बल्कि वे चर जिनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कोई रिसर्च हो रही है ना, इसमें हमारे पास कोई चर ए है, कोई दूसरा चर बी है।
ठीक है, ए चर का प्रभाव बी चर पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम अगर ए चर का अध्ययन कर रहे हैं, जो ए वेरिएबल है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कौन सा चर हो जाएगा, हमारा स्वतंत्र चर हो जाएगा, ठीक है। तो वे चर जिनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है स्वतंत्र चर कहलाते हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र चर का मतलब ये क्या है, प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चरों में फेरबदल कर सकता है, यानी कि ये स्वतंत्र चर जो होते हैं वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, वो प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर कर रहा है। प्रयोगकर्ता यानी अपनी इच्छा अनुसार जो है इसको बदल सकता है, ठीक। तो प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर जो है प्रयोगात्मक समूह को दिए जाने वाले विशेष उपचार को इंगित करते हैं। ये प्रयोगात्मक समूह क्या होता है इसको हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो है ये ग्रुप क्या होते हैं इसको हम आगे अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है ना। विशेष उपचार को इंगित करता है, यानी कि जो हमारा जो ऐसा समूह जो जिस पर हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं वही प्रयोगात्मक समूह है, और उस प्रयोगात्मक समूह पर कोई भी ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि कोई ट्रीटमेंट का मतलब कोई परिवर्तन किया जा रहा है जिस समूह पर, उसी वही जो है स्वतंत्र चर को इंगित करेगा, मैंने उसी को जो है निर्देशित करेगा, इंगित करेगा, ऐसा कह सकते हैं। स्पष्टतः यह क्या है, स्वतंत्र चर घटना के कारण को इंगित करता है, यानी स्वतंत्र चर क्या है, स्वतंत्र चर वह है जो दूसरे पर प्रभाव डालता है और जो घटना घटित होती है उसको बता रहा है, ठीक है ना, ठीक। यानी कि ये जो स्वतंत्र चर ए है दूसरे चर बी पर जो प्रभाव डालेगा, यानी कोई घटना होगी और उस घटना को क्या करेगा, ये व्यक्त करेगा, स्वतंत्र चर कहलाएगा। उदाहरण के लिए जो है शिक्षण सामग्री, पुरस्कार, अभ्यास, समूह कार्य इत्यादि जो है वो स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे हम शिक्षण की प्रक्रिया में अभ्यास ही ले लेते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जब हम अभ्यास एक चर के रूप में लेते हैं, जो हमारा एक प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, उसको चर के रूप में अगर लें तो अभ्यास का जो प्रभाव है, ठीक है ना, अभ्यास का जो प्रभाव है वो अधिगम पर पड़ेगा, ठीक है। किस पर पड़ेगा, अधिगम पर, ठीक है ना। और अगर हम यानी कि अभ्यास जो है अधिगम की मात्रा को प्रभावित करेगा, तो ये क्या हो गया, अभ्यास प्रभावित कर रहा है अधिगम को, अभ्यास चर ए हो गया और ये अधिगम जो है चर बी हो गया। अब इसको प्रभावित कर रहा है चर अभ्यास जो चर ए है, और अधिगम जो चर बी है, प्रभावित कौन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो इसलिए कौन सा चर हो गया, ये स्वतंत्र चर हो गया, ठीक है ना, ठीक। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो अधिगम की मात्रा पर, ठीक है। तो ये चर जो होगा वो आश्रित चर कहलाएगा, ठीक। यही बात यहाँ पर कही गई कि वे चर जिन पर स्वतंत्र चरों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिन चरों पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है वे आश्रित चर कहलाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्वतंत्र चरों में फेरबदल किया जा सकता है, अर्थात यदि हम अभ्यास की मात्रा को बढ़ा देंगे तो अधिगम की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसीलिए कहा गया कि स्वतंत्र चरों में फेरबदल किया जा सकता है। आश्रित चर क्या है, आश्रित चरों में जो है आश्रित चर इस प्रकार स्वतंत्र चर के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन जिन्हें प्रयोगकर्ता मापता है आश्रित चर कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात अधिगम की मात्रा अभ्यास में वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में परिवर्तन होता है, उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस वृद्धि को ही प्रयोगकर्ता क्या करेगा, मापेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर कहा गया। अब जैसे अधिगम की मात्रा, अब यहाँ पर उदाहरण के लिए परीक्षा में प्राप्तांक, त्रुटियों की संख्या, कार्य करने की गति, कार्य की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस जो है वर्क इफेक्टिवनेस, अधिगम की मात्रा है ना, ठीक है, अधिगम की मात्रा, सामाजिक समायोजन इत्यादि जो है वो आश्रित चर कहलाते हैं। इन सभी पर जो है किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं और आश्रित चर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और चर के बारे में जिसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, या
हस्तक्षेपी चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल या हस्तक्षेपी चर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? वे चर जो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कार्य कारण संबंध को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हस्तक्षेपी चर जो होते हैं वो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में उपस्थित होते हैं और दोनों के बीच जो कार्य कारण संबंध जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि हमारा एक शिक्षण अधिगम का ही हमने एक उदाहरण लिया था, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक चर अभ्यास हमने लिया और दूसरा लिया हमने अधिगम की मात्रा या उपलब्धि हम ले सकते हैं, ठीक है ना उपलब्धि ले लेते हैं चलिए, या अधिगम की मात्रा ही लेते हैं। अधिगम की मात्रा उपलब्धि द्वारा माप सकते हैं, ठीक है, मात्रा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्वतंत्र चर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्वतंत्र चर हो गया। और ये क्या हो गया? ये आश्रित चर है। क्यों आश्रित है? क्योंकि स्वतंत्र चर की मात्रा में अगर परिवर्तन किया जाएगा, फेर बदल कर दिया जाएगा तो अधिगम की मात्रा भी प्रभावित होगी। इसलिए ये जो है स्वतंत्र चर पर आधारित है यानी निर्भर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि अधिगम की मात्रा को प्रभावित करती है, जैसे थकान। समझ में आ गया? जो थकान है वो क्या करेगी, ठीक है ना, अधिगम की मात्रा को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। यानी कि अगर व्यक्ति थका हुआ है, कोई बीमार है, ठीक है, या फिर उसको अभी प्रेरणा दे दी गई, मोटिवेशन दे दिया गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभ्यास के साथ साथ ये बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अधिगम की मात्रा को प्रभावित कर देंगी। थकान हुई तो अधिगम की मात्रा जो है वो प्रभावित होकर कम हो सकती है। अभी प्रेरणा दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी तो वो चीज़ें अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ये तो स्वतंत्र चर हो गया, ये आश्रित चर हो गया, लेकिन इसके बीच में ये जो चर आ रहा है जो अभ्यास और अधिगम की मात्रा के बीच जो कार्य कारण संबंध को प्रभावित कर रहा है, ये जो हो गया वो क्या हो गया? इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, या हस्तक्षेपी चर यहाँ पर हो गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहीं पर उदाहरण दिया गया, थकान, अभिप्रेरणा, बौद्धिक स्तर, दुश्चिंता यानी परेशानी जो है, वातावरण हमारा इन्वायरमेंट इत्यादि अभ्यास और अधिगम कार्य के बीच जो है कार्य कारण संबंध को प्रभावित करते हैं, ठीक। हस्तक्षेपी चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल भी समझ में आ गया, ठीक। अब ये हस्तक्षेपी चर जो होते हैं ये कुछ चर, हस्तक्षेपी चरों में कई चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित तो कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ चरों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ताकि अब भाई हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि प्रयोग द्वारा जो निष्कर्ष हैं वो शुद्ध हो, यथार्थ हो, बीच में कोई ऐसा चर ना आ जाए जो कि प्रभावित करे हमारे प्रयोगात्मक समूह को, ठीक है ना, हम यही चाहेंगे। तो कुछ चर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब उनको जो हस्तक्षेपी चर हैं बीच में आने वाले, इनका नियंत्रण जो है करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण रूप से इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी अनुसंधानकर्ता क्या करता है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इन चरों पर नियंत्रण करना चाहता है। समाप्त चूंकि नहीं किया जा सकता या फिर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते तो नियंत्रण उस पर कुछ कंट्रोल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जो है वो प्रभावित करे। तो हस्तक्षेपी चरों को अनुसंधान से या तो अलग कर दिया जाए या फिर रैंडम आवंटन का प्रयोग किया जाए या फिर सह प्रसरण विश्लेषण विधि का उपयोग करके हस्तक्षेपी चर को हम मध्यवर्ती चर में बदल देते हैं और मध्यवर्ती चर के रूप में अनुसंधान में
सम्मिलित कर लिया जाता है और उसको नियंत्रित किया जा सकता है उसके बाद। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ हस्तक्षेपी चरों के अंतर्गत कुछ और भी चर आ जाएंगे, जैसे कि ऐसे चर जिन्हें हम एक अनुसंधानकर्ता, एक रिसर्चर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, उन पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता है, वो अवश्य ही हमारे अनुसंधान में जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक और वैधानिक अनुसंधानों में जो कुछ हस्तक्षेपी चर हैं जिन पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। ठीक है, और वो हमारे अनुसंधान को प्रभावित करते ही करते हैं, अर्थात वे चर जो आश्रित चर के ऊपर अपना कोई सार्थक प्रभाव जरूर छोड़ते हैं, परंतु जिसका नियंत्रण करना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं है, उन्हें हम कहते हैं बाह्य चर या एक्सट्रेनस वेरिएबल। ठीक है ना, उनको हम बाह्य चर कहते हैं। समझ में आ गया। तो बाह्य चर क्या होते हैं? ऐसे हस्तक्षेपी चर होते हैं जो जो है जिन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वो होते हैं। इन चरों को जो है समाकलित चर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन चरों को क्या कहा जाता है? समाकलित चर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बाह्य चर क्या हो सकते हैं? अधिगम और शिक्षण अधिगम के बीच, हमने जो उदाहरण अभी यहाँ पर लिया, अभ्यास और अधिगम की मात्रा के बीच ऐसे चर जिनको अध्ययन करते समय जिसका हम नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है विकलांग है, ठीक है ना, सुनने में असमर्थ है या देखने में असमर्थ है, तो इस फैक्टर को हम जो है नियंत्रित, अब उसको हम देखने योग्य तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बाह्य चर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारे शिक्षण अधिगम, जहाँ पर हमारी कक्षा है, कक्षा का परिवेश, यानी हम जहाँ हमारा विद्यालय उपस्थित है उसके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है ना, वो जैसा है उसी वातावरण में हम करना चाहें। प्राकृतिक वातावरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण जो है उसको हम, बहुत गर्मी है, ठीक है, तो उस गर्मी को हम तो नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है ना, या फिर बहुत ठंडी है, तो मैं तो ये बाह्य चर हो गया। बाह्य चर के अलावा नियंत्रित चर, अगर मान लीजिए तापमान यहाँ पर नियंत्रित चर के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन अगर प्राकृतिक तापमान है, धूप है, धूप को तो हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक, तो वो बाह्य चर हो गया। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी जिन ऐसे भी हस्तक्षेपी चर हैं जिनका नियंत्रण किया जा सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको नियंत्रित चर बोलेंगे। ऐसे चर जिनको अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है और अनुसंधान कार्य से क्या कर देता है? अलग कर देता है, उन्हें हम नियंत्रित चर कहते हैं। जैसे अभी तापमान का उदाहरण लिया, धूप है तो धूप को तो बदल नहीं सकते हैं, बाहर अगर हम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो, लेकिन कमरे के अंदर को जो तापमान है उसको हम तो बदल सकते हैं, छांव में आ सकते हैं, कुछ कूलर लगा सकते हैं, पंखे लगा सकते हैं, तापमान जो है कम हो जाएगा। शोरगुल, आसपास जो शोरगुल हो रहा है, मान लीजिए एक कमरे में जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है लेकिन दूसरे कमरे में शोर हो रहा है, तो उस शोर को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक नियंत्रित चर का उदाहरण है। अब आते हैं मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर क्या होते हैं? अनुसंधानकर्ता जिन चरों के विभिन्न स्तरों पर आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन करता है, वे मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। तो वही बात हो गई कि मध्यवर्ती चर जब आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच प्रभाव अध्ययन किया जाएगा तो उनके हर एक स्तरों पर जिस चर का अध्ययन हम कर रहे हैं वही मध्यवर्ती चर कहलाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र चर के ही जैसा होता है। ठीक है ना, जब हम बाह्य चरों को, जब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हस्तक्षेपी चरों को हम इन विधियों द्वारा, अभी हम जो बताया, रैंडम आवंटन, सहप्रसरण विश्लेषण और इत्यादि विधियों का उपयोग करके इसको हम मध्यवर्ती चर में बदल लेते हैं और मध्यवर्ती चर को हम अपने अनुसंधान में शामिल करके उनका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा।
तो इनका अध्ययन किया जा सकता है, ये मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। अब कुछ चर ऐसे भी हैं जिनको तो हर किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है, और वो प्राकृतिक होते हैं, मनुष्यों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चरों को जैविक चर कहते हैं। ठीक, क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल या जैविक चर कहा जाएगा। तो जैविक चर क्या होते हैं? जैविक चरों को विशेषक चर भी कहते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल। ठीक है ना, कहा गया कि जो चर नैसर्गिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो नेचुरल होते हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जिन चरों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता और वे प्राकृतिक हों, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल या जैविक चर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आयु हो गया, आयु को तो हम बदल नहीं सकते हैं, है ना, अपने अनुसंधान के दौरान जो भी आयु है उसको बदल नहीं सकता। लिंग भेद यानी कि मेल फीमेल, है ना, इसको भी हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि लिंग भेद का प्रभाव जो है शैक्षिक अनुसंधान में कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है ना, किसी शैक्षिक अनुसंधानों में लिंग भेद का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रजाति, इस प्रजाति का अध्ययन है, ठीक कर रहे हैं हम, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये जैविक चर के अंतर्गत आ गई। ये जो है स्वतंत्र जैविक चर हैं। इसी तरह के जो चर होंगे जो कि जिनको हम बदल नहीं सकते और वो प्राकृतिक हैं, वो जैविक चर कहलाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चरों की बात ये हो गई, है ना, जो विभिन्न प्रकार के चर हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चरों के अलावा इन्हीं के कार्य कारण प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। चरों के बीच ही कार्य कारण प्रभाव का अध्ययन जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो अब ये प्रयोग क्या होता है, ये हमें समझने वाली बात है कि प्रयोग किसे कहेंगे। ठीक, सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है सिंपल एक्सपेरिमेंट या सरल प्रयोग की। सरल प्रयोग क्या होते हैं? अच्छा, अगर हमें ही कोई एक्सपेरिमेंट करना हुआ तो हम एक्सपेरिमेंट में हम जाते हैं, प्रयोगशाला में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? हम ज़्यादातर प्रयोगशाला में तुलना करते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि पहले से है, ठीक है, और एक ऐसी चीज़ जिसमें हमने कुछ बदलाव किया अपनी ओर से, और उस बदलाव के बाद जो लक्षण हमें बदलाव के बाद दिखाई दे रहे हैं उसकी तुलना पहले वाले से करते हैं, देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, प्रयोग में यही देखा जाता है। ठीक, तो सरल प्रयोग का तात्पर्य भी यही है कि जो सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं, किसी विशिष्ट अभिक्रिया या उपचार के प्रभाव की तुलना किसी अन्य उपचार के प्रभाव या उपचार विहीन स्थिति से करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो परिस्थितियां थी, एक पहली परिस्थिति ये रही, दूसरी परिस्थिति हमारी ये रही। हमने दूसरी परिस्थिति में कुछ न कुछ कोई ट्रीटमेंट दिया, कोई उपचार किया, अपनी ओर से कोई ट्रीटमेंट दिया, यानी कुछ बदलाव किया दूसरी परिस्थिति में, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, अब इस बदलाव की तुलना हम उस पहली वाली परिस्थिति से करेंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, देखेंगे अंतर क्या है। जो अंतर हमें दिखाई देगा वही हमारा निष्कर्ष होगा, और वही प्रयोग का क्या हो जाएगा, रिजल्ट, हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वही होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा गया कि किसी, या फिर हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि दोनों ही स्थितियों में कुछ अलग उपचार देते हैं। पहली वाली में कुछ अलग उपचार दिया जाएगा और दूसरी वाली में भी कुछ अलग उपचार दिया जाएगा। अब इन दोनों उपचारों की तुलना करेंगे कि हमने जब दोनों में अलग अलग उपचार दिया तो दोनों में क्या अंतर आया, ये भी हो सकता है। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा गया कि विशिष्ट अभिक्रिया या उपचार के प्रभाव की तुलना किसी अन्य उपचार के प्रभाव या उपचार विहीन स्थिति के प्रभाव से करने की प्रक्रिया से है, इसी को सरल प्रयोग कहा जाएगा। अब इस प्रयोग के दौरान दो चीज़ें आती हैं जिसको अभी हमने पिछले चर्चा भी की थी, प्रयोगात्मक समूह। ठीक है ना, प्रयोगात्मक समूह क्या होते हैं? तो जाहिर सी बात है कि प्रयोगात्मक समूह, हमारे पास दो समूह है,
समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया, ठीक है। ये समूह 1 है, ये समूह 2 है। इन दोनों समूहों की हम तुलना कर रहे हैं और परिवर्तन हमने किस में किया, तो समूह 2 में किया, ठीक है ना। समूह 2 में परिवर्तन किया। समूह 2 में हमने कोई उपचार दिया, कोई ट्रीटमेंट दिया या कोई परिवर्तन किया, तो ये समूह जो है वो प्रयोगात्मक समूह कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षण में दो समूह, हम दो विद्यार्थियों का समूह है, जिसमें से हम एक को किसी विशेष प्रशिक्षण देते हैं और बी वाले को कोई प्रशिक्षण नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए वाला है वो क्या कहलाएगा, जो ए वाला है वो हमारा कहलाएगा प्रयोगात्मक समूह, ठीक है ना। ये जो है इसको प्रयोगात्मक समूह कहेंगे। और बी वाला क्या कहलाएगा, इस पर कोई उपचार ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हम केवल इसकी तुलना कर रहे हैं समूह ए से, तो बी वाला कहलाएगा नियंत्रित समूह। समझ में आ गया ना। तो जिस समूह को कोई विशिष्ट उपचार दिया जाता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, और जिस समूह पर कोई उपचार नहीं दिया जाता है वह नियंत्रित समूह कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक। अब ये दोनों जो प्रयोग हो रहे हैं, इसमें एक पर उपचार दिया जाए तो प्रयोगात्मक समूह हो गया, जिस पर उपचार नहीं किया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो नियंत्रित समूह कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रयोग होने के पहले, प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो उसके ठीक पहले ये जो दोनों समूह हमने ए और बी लिए हैं, ये दोनों तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जो है ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्या परिवर्तन आया है दोनों में, ठीक है ना। तो प्रयोग होने के पहले, जब प्रयोग हमने करना प्रारंभ किया, ठीक उसके पहले समूह ए और समूह बी, यानी ये जो दोनों समूह हैं, इन दोनों समूह जो है तुलनात्मक रूप से क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहीं पे कहा गया कि प्रयोगात्मक समूह पर विशिष्ट उपचार, यानी उपचार करने का मतलब क्या, वो परिवर्तन करना जिस परिवर्तन का हम अध्ययन करना चाहते हैं वो परिवर्तन हम करेंगे यहाँ पर, और को आरोपित करके नियंत्रित समूह से क्या करते हैं, अवलोकन करके देखा जाता है कि दोनों समूह में क्या अंतर आया है। जाहिर सी बात है जो अंतर आया होगा वही हमारे द्वारा दिए गए विशेष रूप किए गए परिवर्तन या उपचार का जो है प्रभाव होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपचारित या प्रयोगात्मक समूह, एक समूह ये है जो कि उपचारित है, जिसपे कुछ न कुछ उपचार किया गया है, कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। और वो समूह जिस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, ठीक है। तो उपचारित समूह से अगर अनुपचारित प्रयोगात्मक समूह को ऐसे घटाएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो उपचार का प्रभाव हमें दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। एक कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक समूह, हम बस केवल दो ही समूह का उपयोग करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक प्रयोगात्मक समूह पर कई नियंत्रित समूहों का जो है प्रभाव का अध्ययन करते हैं एक साथ, ठीक है ना। कई नियंत्रित समूहों के प्रभाव का जो है अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रयोगात्मक समूह हो गया, लेकिन नियंत्रित समूह हमारे जो है कई हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ये जानने वाली बात है कि हम कभी भी प्रयोग की प्रक्रिया में जो योजना बनाते हैं उसके दो भाग होते हैं। यहाँ पर योजना के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं समरूपता योजना। क्या कहते हैं, समरूपता योजना, या यूनिफॉर्मिटी प्लान कहा जाता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मिटी प्लान कहा जाता है। और दूसरा होता है उपचार योजना। उपचार योजना कहा जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा
ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, बात समझ आ गया होगा। तो जब हम कोई प्रयोग को करते हैं और उस प्रयोग की योजना बनाते हैं तो उस योजना में दो चीज़ों को हम देखते हैं, एक तो समरूपता योजना, दूसरा उपचार योजना। तो ये समरूपता योजना क्या होती है, ये समझने वाली बात है। कि समरूपता योजना जो विभिन्न समूह हैं हमारे पास, उनका अध्ययन, जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं स्वतंत्र चर के अलावा शेष सभी दृष्टियों से जो है समरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो भी हम यहाँ पर जो भी समूह पर अध्ययन कर रहे हैं उस पर जितने भी चर प्रभावी हैं, उन सभी चरों में हम जिस चर का अध्ययन करना, जो हमारा स्वतंत्र चर है, जिस चर का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर चर दिख रहे हैं उन सभी चरों को हम क्या करते हैं, एक समान बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये समरूपता योजना कहलाएगी। ठीक है, उपचार योजना के अंतर्गत क्या कहलाता है? उपचार योजना कहती है कि स्वतंत्र चर के आधार पर बने विभिन्न समरूप समूह जो होते हैं को विभिन्न उपचार दिया जाता है तथा आश्रित चर पर समूहों की तुलना करके उपचार की प्रभावशीलता के संबंध में जो है वो निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है ना, तो दूसरी बात यही कही गई यहाँ पर कि जो हमारा आश्रित चर है उस पर स्वतंत्र चरों का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, उस पर क्या पड़ रहा है? स्वतंत्र चरों का प्रभाव पड़ रहा है। और इन सभी स्वतंत्र चरों के आधार पर जो समरूप समूह बनाए हैं, अभी हमने समरूपता योजना के अंतर्गत एक चर का प्रभाव को बस हम देख रहे हैं ना, बाकी तो क्या कर रहे हैं? समरूप बना रहे हैं विभिन्न उपचार देकर। ठीक है, तो तथा आश्रित चर पर समूहों की तुलना करके, आश्रित चर पर जो समूह हैं ये सभी, इन समूहों की तुलना करके, ठीक, जो भी इन सभी चरों को हमने समरूप बनाया, आश्रित चर को क्या कर रहे हैं? आश्रित चर पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है इस समरूप बनाए गए समूहों का, और यहाँ पर जो हमारा स्वतंत्र चर है इसका प्रभाव जो हमारे आश्रित चर पर पड़ रहा है, इनका अध्ययन जो है हम करते हैं। ठीक है ना, और प्रभावशील जो भी प्रभाव पड़ रहा है आश्रित चर पर, इन सभी चरों का जो समरूप बनाए गए हैं वो, और हमारा ये स्वतंत्र चर जो भी प्रभाव पड़ रहा है इसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके निष्कर्ष यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर हमने समझा कि सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और सिंपल एक्सपेरिमेंट में विभिन्न प्रकार के चर क्या होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम आपको आपकी आवश्यकता अनुसार जो है विषय वस्तु, जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराएं। हमारे वीडियो में कोई अगर आपको कमी लग रही हो या फिर कोई आपको आवश्यकता हो अतिरिक्त जानकारी की, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।